तो अवश्य को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करो उससे पहले आप लोगों के लिए एक अपडेट बड़ी चिंताजनक है। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में फिर से वही हिंसा, फिर से वही लड़ाई, फिर से आगजनी और हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए हैं। और इस दंगे के शुरू होने के पीछे कहानी ये है कि एक नेता और छात्र नेता जिसका नाम शरीफ उस्मान हादी है, इसकी 12 तारीख को गोली मार के हत्या कर दी जाती है। अब उसकी हत्या हुई और ये रूलिंग पार्टी से संबंध रखता है, यानी जो मोहम्मद यूनुस है उनसे। तो कई लोगों ने कयास लगाया कि मोहम्मद यूनुस के जितने दुश्मन हैं या फिर बांग्लादेश की जो भी अंतरिम गवर्नमेंट है उसको जो लोग पसंद नहीं करते हैं उन्हीं का योगदान होगा। तो एक नाम निकल के सामने आया शेख हसीना की पार्टी का। लोगों ने कयास लगाया कि इसमें शेख हसीना का हाथ होगा। उसके बाद फिर एक कयास लगाया गया कि शेख हसीना भारत में है तो भारत का भी हाथ होगा। अब ये बातें जब निकल के सामने आने लगी तो फिर वहाँ के जो लोग थे और जो आतंकवादी सोच के इंसान हैं, जिनके अंदर बस यही है कि हिंसा, मारकाट, लड़ाई झगड़े, वो फ़ौरन सड़कों पे उतरे और उतरने के बाद उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। प्रोटेस्ट क्या कि जिन्होंने भी शरीफ उस्मान हादी को मारा उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब मुद्दा ये था प्रोटेस्ट करने का, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, 1-2 घंटे बीते, फिर एक दिन बीत गया। इसके बाद इस भीड़ ने उग्र रूप ले लिया और आगजनी और गाड़ियों को जलाना, कई सारी जो न्यूज एजेंसीज हैं उनके दफ्तरों को आग लगाना, कई सारे जो सरकारी मुख्यालय हैं उनके ऊपर आग लगाना। रिपोर्ट ये भी निकल के सामने आई कि भारत के एम्बेसी की तरफ भी हमला करने की कोशिश की गई। वो तो बांग्लादेश की आर्मी ने मौके को संभाला, हमारी एम्बेसी की हिफाजत की। आलम यह है कि भारत ने फिर ये फरमान जारी किया कि आज के बाद बांग्लादेश के किसी भी शख्स को भारत का वीज़ा नहीं मिलेगा। यानी सियासी ताल्लुकात भी बांग्लादेश और भारत के वो काफ़ी ख़राब हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी हृदय विदारक घटना निकल के सामने आई कि एक शख्स जिसका नाम था दीपू चंद्र दास, हिंदू था। अब इसके ऊपर आरोप लगा कि दीपू चंद्र दास ने इस निंदा की है, यानी इस्लाम की मुखालफत की है। अब जैसे ही ये बात 2 लोगों से 4 लोगों, 4 लोगों से 10 लोगों तक पहुंची, उसके बाद एक उन्मादी भीड़ वहाँ पे पहुंचती है। कट्टरपंथी सोच के लोग वहाँ पे इकट्ठा होने के बाद मैमनसिंह ज़िले में एक दुबलिया पारा इलाका है जहाँ पे ये बेचारा दीपू चंद्र दास मेहनत मजदूरी किया करता था, एक गारमेंट फैक्ट्री में काम किया करता था। वहाँ पे ये भीड़ उसको पकड़ती है। पकड़ने के बाद पीट के, लातों से, घूसों से, डंडों से, पत्थरों से पीट के उसको मार देती है। अब पीट के मारने के बाद भी इन शैतानों का दिल जब भरा नहीं तो बाकायदा उसकी बॉडी को एक पेड़ से लटकाया गया, कपड़े उतार दिए गए, निर्वस्त्र किया गया और फिर पेट्रोल डाल के आग लगा दिया गया। और पेट्रोल डाल के आग लगाने के बाद जो भीड़ थी वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी। और ये वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पे वायरल है। यूट्यूब की गाइडलाइन है, नहीं तो ये वीडियो मैं आपको दिखा भी देता। लेकिन अगर आप ट्विटर और बाकी अकाउंट्स पे सर्च करेंगे तो बांग्लादेश की ये तमाम तस्वीरें आज निकल के सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के विरोध में नारे लग रहे हैं, भारत की एम्बेसी पे हमला हो रहा और भारत के खिलाफ तमाम साजिशें, भारत को गाली गलौज, भारत के साथ जंग का ऐलान करना, तमाम चीज़ें बांग्लादेश में हो रही। अब एक सवाल अपनी सरकार से भी यहाँ पे बनता है कि भाई साहब, क्या बांग्लादेश ही पहले हमला करेगा? उस चीज़ का हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे विरोध में वहाँ काम हो रहा है, जिस हिसाब से पाकिस्तान वहाँ लगातार इंटरफेयर कर रहा, लगातार भारत को धमकाना, आँखें दिखाना, तो सहने और समझने की भी एक लिमिट होती है। उसके बाद तो सीधी सी सीधी गाय भी एक बार सींग घुमा के मार देती है। तो हम लोग तो शायद इतने अच्छे हैं भी नहीं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इस समय बांग्लादेश की हालत बिल्कुल ख़राब है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन शांति है नहीं। दंगे वहाँ बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। खैर, तो एक अपडेट थी रोज़ की तरह आज आपके लिए ये भी अपडेट। और जवाब कौन देगा, मैं इसको लेकर डिटेल एक वीडियो कल दोपहर के 2 बजे आएगा। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें, जो कि उस वीडियो में हम समाज की एक ऐसी बात को ज़रूर उठाते हैं जिससे हर आदमी पीड़ित तो होता है, लेकिन उसके बारे में बातचीत करने से पहले थोड़ा सा डरता है। लेकिन हम सोचते हैं कि हर काम निष्पक्ष तरीके से हो तो ज़्यादा सही है। खैर, अब आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी की बात करूं तो पूरी कहानी आपको सुना दूंगा। यहाँ कातिल की भी अपनी एक कहानी है, जो मरा मकतूल उसकी भी अपनी एक कहानी है, घर वालों की अपनी एक कहानी है। और सारी कहानी को जब आप सुन लेंगे तब भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर गलती किसकी है। कहानी लखनऊ की है। लखनऊ में 2 जगह हैं, एक जानकीपुरम और एक सलारगंज थाना।
कहानी इन दोनों जगहों की है। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत 8 दिसंबर साल 2025 को होती है, यानी बामुश्किल 10 दिन पहले। अब बामुश्किल 10 दिन पहले की बात है तो उस टाइम में लखनऊ में था भी, इस वजह से इस घटना को थोड़ा सा नज़दीक से भी मैं जानता हूँ। 8 दिसंबर साल 2025 को 112 नंबर पे एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाली एक महिला थी। इत्तफाकन सामने से भी एक महिला पुलिसकर्मी फ़ोन उठाती है। फ़ोन करने वाली महिला से जब ये महिला पूछती है 112 नंबर वाली कि क्या हुआ मैम, कोई दिक्कत समस्या आपको, इसके बाद वो महिला बड़े धीमी आवाज़ में बोलती है कि मैम मैंने कत्ल किया है। अब ये बात जैसे ही 112 नंबर की महिला सुनती है, पहले तो सन्न कि आमतौर पे लोग फ़ोन करते हैं कि यहाँ एक लाश पड़ी है, कत्ल हुआ है, यहाँ एक महिला फ़ोन करके कह रही कि कत्ल मैंने किया है, कहीं ये पागल तो नहीं, कोई मजाक तो नहीं, कोई प्रैंक तो नहीं। आमतौर पे ऐसे प्रैंक लोग पुलिस वालों से भी कर देते हैं। अब इस पुलिस कर्मी ने दोबारा कंफर्म किया कि क्या सच में आपने कत्ल किया है। महिला ने कहा हाँ। बातों में एक ठहराव था, एक गंभीरता थी, चारों तरफ खामोशी थी। इसके बाद ये महिला से पुलिस वाली पूछती है कि लाश कहाँ है। अब ये सवाल जब पूछा गया तो इसके बारे में उस महिला ने कहा मेरे सामने पड़ी है। अब जैसे ही 112 नंबर ये बात सुनते हैं, फ़ौरन उस महिला से उसकी लोकेशन के बारे में पता करते हैं। लोकेशन जैसे पता चलती है, इसके फ़ौरन बाद उसके लोकल थाने सलारगंज थाने में इत्तला की जाती है, सलारगंज थाना, और वहाँ पे 112 नंबर की गाड़ी जो पेट्रोलिंग कर रही थी ये दोनों भागे भागे पहुँचे, दरवाजे पे दस्तक दी। जैसे दस्तक दी तो एक मन में टेंशन भी थी कि कहीं कोई सामने से हमला ना कर दे, क्या मामला है, सही है गलत है। लेकिन जब दस्तक दी तो अंदर वो महिला मिली। बहुत शांत स्वभाव से उसने गेट खोला। देखने से पता चल रहा था कि 30 से 32 साल उसकी उम्र होगी। पुलिस वालों ने फ़ोन करके पूछा कि यही घर है। सामने 112 नंबर ने बताया हाँ। इसके बाद इन्होंने कंफर्म किया कि क्या आपने फ़ोन किया था। इस महिला ने कहा हाँ। तब पुलिस वालों ने पूछा कि आपने कत्ल किया है। फिर से पूछा, महिला ने कहा हाँ। फिर पूछा लाश कहाँ है। तब महिला ने उंगली दिखाई कि लाश फला जगह रखी है। पुलिस की टीम अंदर गई। अंदर जाके देखा तो सच में एक लाश पड़ी थी। लाश की गर्दन से खून बह के ख़त्म हो चुका था। पूरे शरीर पे चोट के निशान थे। अंदर एक 18 साल की लड़की थी, एक 14 साल की लड़की थी और एक महिला। न कोई भाग रहा, न कोई घबरा रहा। पुलिस वाले भी एकदम सन्न कि ये कैसा केस है। बहरहाल अब महिला से ही पूछताछ शुरू हुई। वहीं बैठा के इधर बॉडी को अपने कब्जे में लेके पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्राइम सीन को सील किया। जब पूछा तब एक कहानी पता चली, और इस कहानी के आज 2 पहलू आपको बताऊंगा, और दोनों पहलू के बाद आप अपना डिसीजन बताइएगा। कहानी की शुरुआत साल 2012 से होती है। साल 2012 में जानकीपुरम लखनऊ एक बड़ी मशहूर जगह है। वहाँ पे एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था सूर्य प्रताप सिंह। उम्र बामुश्किल लगभग 19 साल। 3 बहनें थी। पिता ठीक ठाक नौकरी वगैरह करता था, लेकिन लखनऊ जैसी जगहों में 3 बहनें, तीनों की शादी करनी हो और अपनी भी ज़िंदगी चलानी हो तो सबको कुछ ना कुछ कमाना पड़ता है। ये बात सूर्य कुमार को बड़ी अच्छी से पता थी। लिहाजा सूर्य प्रताप 19 साल की उम्र में कोचिंग पढ़ाने के लिए, नौकरी करने के लिए भटकना शुरू करता है। इसी दौरान अलग अलग घरों पे जाके उसने पूछना शुरू किया कि मैम आपके घर में कोई बच्चा हो जिसको मैं पढ़ा सकूं तो आपके बच्चे को ज्ञान मिल जाएगा, मुझे 4 पैसे मिल जाएंगे। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। 2-4 घरों पे इसने कोचिंग में पढ़ानी शुरू की। इसी दौरान एक घर पे इसने दस्तक दी। सामने से एक महिला निकलती है। महिला का नाम था रत्ना। रत्ना से सेम सवाल ये पूछता है। रत्ना इसको अंदर बुलाती है। उसके बाद कहती है कि देखो भैया, 2 बच्चे हैं मेरे घर पे। एक मेरी बेटी है जिसकी उम्र 8-9 साल और एक उससे भी छोटी है, लगभग 4-5 साल। और मेरे पति जो हैं काफ़ी बीमार रहते हैं, उनकी तबीयत खराब है और ड्रिंक वगैरह भी काफ़ी करते थे। इस वजह से उनको पीलिया हो गया है। बड़ी केयर उनको लगती है। इस वजह से मैं अपनी दोनों बेटियों को ध्यान दे नहीं पाती हूँ, तो अगर आप उनको पढ़ा दें तो चीज़ें सही रहेंगी। इसने कहा ठीक है। 1 रुपए की बात हुई और उसके बाद रकम फिक्स हो गई। अगले दिन से इसने पढ़ाना शुरू किया। इसकी पढ़ाई से बच्चों के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट भी आई। धीरे धीरे करके बच्चे पढ़ने में तेज़ भी हो गए।
लगभग 2 साल गुजर गए। 2 साल तक लगातार ये कोचिंग पढ़ाता रहा। 2 साल तक लगातार उस परिवार में गार्जियन की तरह ये डेली जाता, दोनों बच्चों को पढ़ाता। रत्ना को भी कोई ज़रूरत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती तो उसको बता देती कि भैया आने लगना तो सब्जी लेके आना या फिर दाल ले आना, पैसे मैं दे दूंगी। सूर्य प्रताप आते हुए तमाम चीज़ें लेके आने लगा, धीरे धीरे परिवार का एक सदस्य हो गया। लेकिन इसी बीच साल 2014 में रत्ना के पति की पीलिया की वजह से मौत हो जाती है। अब रत्ना के पति की पीलिया की वजह से मौत, घर में कोई मर्द बचा नहीं जिम्मेदारी जो ले सके। अब रत्ना अकेले और 2 बच्चे ही छोटी छोटी, एक कोचिंग वाले मास्टर का सहारा। अक्सर ऐसा होने लगा कि रत्ना ने कहना शुरू किया कि थोड़ी देर और बैठ जाओ, बातचीत कर लो फिर जाना। कहते हैं कि दोनों के बीच यहीं से नज़दीकियाँ शुरू हो गई। शुरुआत में भाभी और भैया का संबंध, उसके बाद धीरे धीरे नाम से पुकारना, उसके बाद फिर और नज़दीकी बढ़ना, एक दूसरे के प्यार में पड़ जाना, और फिर धीरे धीरे जब ये चीज़ें और होने लगी तो दोनों लिव इन में रहने लगे। इधर सूर्य प्रताप भी अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए था। कई जगहों पर इसने एग्ज़ाम दिए, किस्मत इसकी साथ देती है। और एवरेडी एक कंपनी है काफ़ी मशहूर लखनऊ में, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पे इसकी जॉब लग जाती है। अब इसकी जॉब लग गई, लेकिन तब तक इधर ये रत्ना से प्यार वार करने लगा, दोनों बच्चों को भी काफ़ी मानने लगा, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक भी चल रही थी। इसी दौरान अब जब ये बड़ा हुआ और इसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, 30 साल, तो सूर्य प्रताप के जो पिता थे उन्होंने भी रिश्ता देखना शुरू कर दिया। अब इधर सूर्य प्रताप के लिए जब रिश्ता देखना शुरू हुआ तो सूर्य प्रताप रत्ना से थोड़ा सा कटने लगा। अब एक महिला जिसके साथ कोई 2 साल, 3 साल, 4 साल रिलेशनशिप में रहे, वो भी लिव इन में रहे, अचानक से वो बता दे कि मैं जा रहा हूँ, मेरी कहीं और शादी हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये बात महिला को बर्दाश्त तो होगी नहीं, रत्ना को भी नहीं हुई। उसने थोड़ा सा विरोध किया और कहा कि यार हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब ये तमाम जब बातें होने लगी तो सूर्य प्रताप रुकने लगा। लेकिन इसी दौरान रत्ना ने नोटिस किया कि सूर्य प्रताप की जो नज़र है उसकी अब 17 साल की बेटी पे है। 17 साल की बेटी को बार बार गलत तरीके से टच करना। पहले वो बेटा कहता था, लेकिन फिर नाम लेके बुलाने लगना। जब वो भैया कहती तो वो मना करता, कहता भैया मत बोलो, मैं भैया नहीं हूँ, मैं तुम्हारी उम्र जितना हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत ज़रूरत हो तो मम्मी को मत बताओ, मुझे अकेले में बताओ। ये तमाम चीज़ें वो धीरे धीरे करके उसके साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश करने लगा। और ये बात रत्ना को पता चलने लगी। अब रत्ना करे क्या? इधर वो शादी करके जाए तो अपनी ज़िंदगी तबाह, कोई और शादी करेगा नहीं अब रत्ना से, चूँकि बॉयफ्रेंड के बाद रिलेशनशिप में भी है पति के बाद। इसी बीच एक दिन उसने नोटिस किया कि जो सूर्य प्रताप है उसकी बेटी के साथ कुछ गलत काम करने की कोशिश करता है, और उसके प्लान में था कि उसकी बेटी के साथ गलत काम करके फिर मैं शादी करके निकल लूँ। यही बात रत्ना को बर्दाश्त हुई नहीं। उसने अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर सूर्य प्रताप सिंह का कत्ल कर दिया। ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई, ये तमाम बातें रत्ना बाकायदा अपने घर के सोफे पे बैठ के पुलिस वालों के सामने आराम से बताती है। न कोई दबाव, न कोई ज़बरदस्ती, न कुछ। प्यार से पुलिस वालों ने पूछना शुरू किया, प्यार से महिला ने बता दिया। लेकिन अब इस कहानी का एक पहलू और है। दरअसल जब सूर्य प्रताप सिंह का कत्ल हो गया तो ये बात उसके परिवार और पड़ोसियों तक भी पहुंची। वो भागे भागे आए। आने के बाद उन्होंने भी अपना पक्ष रखना शुरू किया, और सबसे पहले सूर्य प्रताप सिंह के जो पिता हैं उन्होंने FIR किया रत्ना के ऊपर, और FIR करके उन्होंने बताया कि जो मेरा बेटा है वो दिल का बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था। वो इस महिला के जाल में फंसा भी नहीं था। इस महिला ने एक तांत्रिक की मदद से मेरे बेटे को वशीकरण करके उसको अपने बस में कर लिया था और उसको अपने पीछे घुमा रही थी। उसके बाद जब हमने शादी की बात की तो शादी के बाद पे भी अक्सर जो ये महिला थी वो लड़ती थी, झगड़ती थी, कलेश करती थी, धमकी देती थी। लेकिन हमने शादी के लिए जब जोर दिया और हमारा बेटा जो सूर्य प्रताप सिंह है वो जब मान गया और कहा कि ठीक है पापा आप जहाँ बोलेंगे शादी कर लूँगा, तो ये चीज़ें रत्ना को बर्दाश्त हुई नहीं, और इसी गुस्से में उसने मेरे पति को, मतलब मेरे बेटे को मार दिया। और इसमें पिता नारेंद्र ने एक और फैक्ट दिया और कहा कि अक्सर वो धमकी भी दिया करती थी कि अगर ये मेरा नहीं हुआ तो किसी और का नहीं होगा। यानी अब इस कहानी को आपको 2 पहलू पता है। असली वजह क्या है ये तो कोई जान नहीं पाएगा, क्योंकि जिसके ऊपर ब्लेम लगा सूर्य प्रताप सिंह वो इस दुनिया में है नहीं,
और दूसरी बड़ी बात यह है कि सूर्य प्रताप सिंह इस दुनिया में है नहीं, तो बच्ची एक 17 साल की नाबालिग बच्ची, उससे पूछताछ होगी, क्या होगा, कैसे होगा, इसमें बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन हाँ, आज एक लिविंग रिलेशनशिप का मामला, साथ ही एक जवान बेटी का मामला, या फिर तंत्र का मामला, जो भी रहा हो, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि गजब इतने साल एक दूसरे के साथ रहने के बाद भी रत्ना ने उसको मार दिया। और अगर रत्ना की स्टोरी सही है तो इतने साल तक बेटा बेटा बोलने के बाद जब बच्ची बड़ी हुई तब ऐसे हैवान की नीयत डूल गई। तो इस कहानी के अलग अलग एंगल हैं, अलग अलग पहलू हैं, जो भी आप देखें। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा, और बांग्लादेश वाले मुद्दे पे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। चूँकि देखिए, उसमें एक फैक्ट ये भी है कि बांग्लादेश की सरकार जिस हिसाब से चल रही है और जिस हिसाब से अमेरिका से और पाकिस्तान से भर भर के पैसे आ रहे हैं, एक बड़ी तैयारी है, बहुत बड़ी तैयारी है, भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। और इस बात को भारतवासियों को समझना होगा। महज इतना बोलने से कि पूरी दुनिया हमारी इज्जत करती है, बड़ा सम्मान करती है, इससे कुछ होगा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर आप याद करें, आपके साथ इजराइल के अलावा कोई भी देश निकल के सामने नहीं आया, और ये एक कड़वी सच्चाई है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।